डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेज में आपका वेलकम। आज हम कक्षा 12 सब्जेक्ट बायोलॉजी का लेसन नंबर 5 पादप जल संबंध, इसका पार्ट नंबर 17 का अध्ययन करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 16 में इस चैप्टर को हमने प्रारंभ किया था। इसमें हमने एक टॉपिक विसरण डिफ्यूजन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर लिया था। आज का इस पार्ट नंबर 17 में हमारा मेन टॉपिक पारगम्यता रहेगा। उसके पश्चात हम परासरण के बारे में, उसके पश्चात हम जीवद्रव्य कुंचन व जीवद्रव्य कुंचन के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। पारगम्यता, परमीएबिलिटी, पारगम्यता यानी परमीएबिलिटी। तो सबसे पहले पारगम्यता की परिभाषा, किसी झिल्ली द्वारा पदार्थ के अणु किसी झिल्ली द्वारा पदार्थ के अणुओं के विसरण की दर को उस झिल्ली की पारगम्यता कहते हैं। यानी कोई भी झिल्ली है, उस झिल्ली के द्वारा पदार्थ के अणुओं के विसरण की जो दर है वह उस झिल्ली की पारगम्यता यानी परमीएबिलिटी कहलाती है। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अपारगम्य झिल्ली। नंबर 2 पारगम्य झिल्ली। नंबर 3 अर्धपारगम्य झिल्ली। और नंबर 4 चयनात्मक पारगम्य या विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली। हमारा टॉपिक है पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के प्रकार। तो पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 अपारगम्य झिल्ली, इम्परमिएबल मेम्ब्रेन। नंबर 2 पारगम्य झिल्ली, परमिएबल मेम्ब्रेन। नंबर 3 अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। और नंबर 4 चयनात्मक पारगम्य या विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली। एक एक बारी हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। नंबर 1 है अपारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा
विलेय तथा विलायक दोनों के अणु ही नहीं गुजर सकते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय तथा विलायक दोनों के अणु ही नहीं गुजर सकते हैं, अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। मान लो यह एक झिल्ली है, इधर विलेय के अणु हैं और इधर विलायक के अणु हैं। ये विलेय के अणु इस झिल्ली तक तो जाते हैं लेकिन इसको पार नहीं करते, इधर झिल्ली के दूसरी तरफ नहीं आ सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से विलायक के अणु इस झिल्ली तक तो जा सकते हैं लेकिन इस झिल्ली को पार करके इधर नहीं आ सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली यानी ये जो इस स्थिति में ये जो झिल्ली है ये अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अपारगम्य झिल्ली के उदाहरण नंबर 1 उपत्वचा क्यूटिकल। ये उपत्वचा क्यूटिन की बनी होती है। यह उपत्वचा या क्यूटिन द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति। अपारगम्य झिल्ली का पहला एग्जाम्पल उपत्वचा क्यूटिकल या क्यूटिन द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति है। नंबर 2 काग। काग जिसे कॉर्क कहा जाता है या कॉर्क कोशिका भित्ति, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। यानी कि किसी एक अपारगम्य झिल्ली का नाम बताइए तो आपका राइट आंसर होगा या तो आप उपत्वचा या क्यूटिन द्वारा निर्मित कोशिका भित्ति लिख दीजिए या फिर काग यानी कॉर्क या फिर कॉर्क कोशिका भित्ति इसके एग्जाम्पल हैं। एक बार पुनः अपारगम्य झिल्ली से क्या तात्पर्य है कि ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय तथा विलायक दोनों के अणु ही नहीं गुजर सकते हैं, ऐसी झिल्ली अपारगम्य झिल्ली कहलाती है। उदाहरण के लिए उपत्वचा क्यूटिकल और काग यानी कॉर्क। नंबर 2 पारगम्य झिल्ली। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय तथा विलायक दोनों के अणु गुजर सकते हैं, पारगम्य झिल्ली कहलाती है। ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय और विलायक दोनों के अणु गुजर सकते हैं तो ऐसी झिल्ली पारगम्य झिल्ली कहलाती है। मान लीजिए ये झिल्ली है, इधर विलेय है, ये विलेय के अणु हैं, ये इधर विलायक के अणु हैं। ये विलेय के अणु इस झिल्ली को पार करके गुजर सकते हैं और विलायक के अणु भी गुजर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो झिल्ली है वह पारगम्य झिल्ली कहलाती है। अब पारगम्य झिल्ली के उदाहरण की बात करते हैं। पारगम्य झिल्ली के उदाहरण की बात करते हैं। कोशिका भित्ति, सेल वाल। तो यहां एक छोटा सा प्रश्न बन रहा है कि पारगम्य झिल्ली का एक उदाहरण लिखिए तो आपका राइट आंसर होगा कोशिका भित्ति यानी सेल वाल। ये सेल वाल है, यह पारगम्य झिल्ली का उदाहरण है। तो एक बार पारगम्य झिल्ली को हम दोबारा से देखते हैं कि ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय तथा विलायक दोनों के अणु गुजर सकते हैं तो ऐसी झिल्ली पारगम्य झिल्ली कहलाती है। और पारगम्य झिल्ली का एग्जाम्पल है कोशिका भित्ति यानी सेल वाल।
पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के 4 प्रकार होते हैं, उनमें से हमने 2 पढ़ लिए हैं, अपारगम्य झिल्ली और पारगम्य झिल्ली। नंबर तीसरा प्रकार है अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय के अणु नहीं गुजर सकते, ऐसी झिल्ली जिसके द्वारा विलेय के अणु पार नहीं हो सकते हैं, लेकिन विलेय के अणु नहीं गुजर सकते, लेकिन विलायक के अणु गुजर सकते हैं, तो ऐसी झिल्ली अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली किसे कहते हैं? एक बार पुनः, ऐसी झिल्ली जो विलेय के अणु के लिए अपारगम्य, विलेय के अणु के लिए अपारगम्य लेकिन विलायक के अणु के लिए पारगम्य होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, या इसी को बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली, चर्मपत्तर, पार्चमेंट पेपर, बकरे का आशय, गॉड्स ब्लेडर। अर्धपारगम्य झिल्ली से क्या तात्पर्य है? ऐसी झिल्ली जो विलेय के अणु के लिए अपारगम्य हो लेकिन विलायक के अणु के लिए पारगम्य हो, अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। देखिए यह एक झिल्ली है, इधर ये विलेय के अणु हैं, इधर ये विलायक के अणु हैं। ये विलेय के अणु इस झिल्ली को पार करके इधर नहीं जा सकते हैं, लेकिन विलायक के जो अणु हैं इस झिल्ली को पार करके दूसरी तरफ जा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो झिल्ली है वह अर्धपारगम्य झिल्ली कहलाती है। तो अर्धपारगम्य झिल्ली विलेय के लिए अपारगम्य होती है, जबकि विलायक के लिए पारगम्य होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण हैं कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली, चर्मपत्तर, पार्चमेंट पेपर, इसके अलावा बकरे का आशय, गॉड्स ब्लेडर। नंबर 4, पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के 4 वर्ग हैं, जिसमें ये अंतिम वर्ग है चयनात्मक पारगम्य या विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली। ऐसी झिल्ली जिसमें से कुछ अणु आसानी से पार हो सकते हैं, कुछ अणु धीरे धीरे पार होते हैं, लेकिन कुछ अणु बिल्कुल भी पार नहीं हो सकते हैं। तो ऐसी झिल्ली चयनात्मक पारगम्य या विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। देखिए ये एक झिल्ली है, इसमें से कुछ अणु आसानी से प्रवेश कर जाते हैं, कुछ अणु हैं या आयन हैं वो धीरे धीरे पार होते हैं, लेकिन कुछ अणु हैं ये इस झिल्ली को पार नहीं कर सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में यह झिल्ली चयनात्मक पारगम्य या फिर विभेदात्मक पारगम्य झिल्ली कहलाती है। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली के उदाहरण कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली, इसके अलावा टोनोप्लास्ट, ये रिक्तिका झिल्ली होती है,
आप देखिए नंबर 3 पे मैंने बताया अर्धपारगम्य झिल्ली। अर्धपारगम्य झिल्ली के उदाहरण में ये कोशिका झिल्ली आ रहा था और यहाँ पर चयनात्मक पारगम्य झिल्ली है, इसमें भी कोशिका झिल्ली उदाहरण के रूप में आ रहा है। तो यह एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आगे, यानी कोशिका झिल्ली अर्धपारगम्य व चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इन दोनों के रूप में व्यवहार कर सकती है। तो यहाँ का जो बनने वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है कि उस झिल्ली या परत का नाम बताइए जो अर्धपारगम्य व चयनात्मक पारगम्य दोनों प्रकार से व्यवहार दर्शाती है या दर्शा सकती है। तब ऐसी कंडीशन में आपका राइट आंसर होगा कोशिका झिल्ली। तो आज के इस टॉपिक में अभी तक हमने पारगम्यता के बारे में, परिभाषा के बारे में अध्ययन किया, बाद में पारगम्यता के जो 4 वर्ग हैं उनके बारे में अलग अलग विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। पारगम्यता के आधार पर झिल्लियों के 4 वर्ग हैं, जिसमें सबसे पहले बताया अपारगम्य झिल्ली, नंबर 2 पे पारगम्य झिल्ली, नंबर 3 पे अर्धपारगम्य झिल्ली और नंबर 4 पे चयनात्मक पारगम्य या विविधात्मक पारगम्य झिल्ली। अगला टॉपिक आ रहा है परासरण। परासरण ओस्मोसिस। इस चैप्टर के अंतर्गत मेन टॉपिक रूप में पहला टॉपिक था विसरण डिफ्यूजन, नंबर 2 है पारगम्यता वाला, नंबर 3 पे है परासरण। तो सबसे पहले परासरण की परिभाषा, किसी विलायक का अपने अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की तरफ अर्धपारगम्य झिल्ली के द्वारा होने वाला विसरण ही परासरण कहलाता है। परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है, जबकि विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो विसरण वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि विसरण में जो पदार्थ है उसके जो अणु हैं वे अधिक सांद्रता क्षेत्र से कम सांद्रता क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, और इस परासरण में भी जो पदार्थ के जो अणु हैं वो विलायक ले रहे हैं वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर गमन करता है। लेकिन विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, जबकि परासरण में अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता होती है। परासरण को हम या परासरण की विधि को हम एक प्रयोग के द्वारा समझा सकते हैं। उस प्रयोग का नाम है परासरण की विधि को तिसिल कीप प्रयोग द्वारा समझाया जा सकता है। आगे हम बात करते हैं परासरण के प्रकार की। परासरण के प्रकार, परासरण के 2 प्रकार हैं। नंबर 1 अंतः परासरण, नंबर 2 बही परासरण। परासरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस। तो परासरण 2 प्रकार का है, नंबर 1 अंतः परासरण, नंबर 2 बही परासरण।